मित्रों नमस्कार, आप सभी का लक्ष्य टू द पॉइंट में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। राजनीति विज्ञान में एक काफी महत्वपूर्ण कहावत कही गई है कि इतिहास बीती हुई राजनीति है और राजनीति बीता हुआ इतिहास। ठीक यह बात लागू होती है अनुच्छेद 370 पे कि पिछले 70 सालों से यह एक इतिहास में छुपी हुई राजनीति थी और उस राजनीति को सोमवार यानी कि 11 दिसंबर 2023 को इतिहास बना दिया गया भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दिए हुए था और यह दर्जा उसे 1947 से ही प्राप्त है, किंतु 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी करके अनुच्छेद 370 को एब्रोगेट कर दिया था और इस एब्रोगेशन के बाद ही जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा छिन गया। साथ ही साथ उसको 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। उसके पश्चात एक याचिकाकर्ता पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के कि क्या भारत का राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में संशोधन करने की शक्ति रखता है, और ऐसे ही कुछ अन्य प्रश्न। कुल मिलाकर उसने 5 प्रश्न भारत के सुप्रीम कोर्ट से पूछा और उसका उद्देश्य यह था कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट सरकार के द्वारा लिए गए फैसले को अवैध घोषित कर दे। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की उसके याचिकाकर्ता की बातों की सुनवाई के लिए एक संविधान पीठ का गठन किया, जो कि 5 सदस्यीय संविधान पीठ थी जिसका नेतृत्व जस्टिस चंद्रचूड़ कर रहे थे। ध्यान रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका सोल्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय संविधान पीठ के गठन करके किया। दूसरे सदस्य थे इसके संजय किशन कौल, तीसरे सदस्य हैं संजीव खन्ना, चौथे हैं BR गवई और 5वें हैं जस्टिस सूर्यकांत। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सरकार के फैसले के पक्ष में अपना फैसला सुनाते हुए सरकार के द्वारा लिए गए 5 अगस्त 2019 के फैसले को सही ठहराया है। तो अब आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या का प्रश्न आता है या संविधान की व्याख्या का प्रश्न आता है तो यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट की कोई एकल बेंच, 2 सदस्यीय बेंच या 3 सदस्यीय बेंच ऐसा फैसला नहीं लेती है। इसका फैसला संवैधानिक पीठ की बेंच लेती है और कम से कम उसमें 5 सदस्य होने चाहिए। यह फैसला खैर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही शुभ और सुखद निर्णय लिया है, किंतु यदि इस फैसले को भविष्य में बदलने की जरूरत हुई तो कितने सदस्यों के संविधान पीठ की जरूरत होगी? तो जरूरत होगी 7, 8 या जो 5 सदस्यों से अधिक की बनाई गई पीठ ही अब इस फैसले को पलट सकती है। फिलहाल ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं देती है और आप मान लें कि अनुच्छेद 370 की राजनीति अब इतिहास बन चुकी है। फिलहाल उस याचिकाकर्ता ने क्या प्रश्न पूछे थे 5 और उसका सुप्रीम कोर्ट ने क्या उत्तर दिया, इसको हम जान लेते हैं। किंतु इसको जानने से पहले हम जरा सा 370 को रिकैप में देख लें, तभी हम इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1947 में जम्मू कश्मीर राज्य का भारत में विलय हुआ था और जब जम्मू कश्मीर के राजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए तो उस दौरान भारत सरकार को जम्मू कश्मीर के 3 मामलों पर अधिकार तुरंत हासिल हो गया। पहला था कि जम्मू कश्मीर की विदेश नीति भारत सरकार तय करेगी। दूसरा था कि जम्मू कश्मीर के टेलीकम्युनिकेशन की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी और तीसरा था जम्मू कश्मीर के सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। अन्य सभी मामले जम्मू कश्मीर के राजा स्वयं देखेंगे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का विलय हुआ और जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने के लिए भारत के संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया जो कि अनुच्छेद 370 के नाम से जाना जाता है। जब इस अनुच्छेद 370 को जोड़ा गया तो इसमें एक शब्द का जिक्र किया गया था और स्थायी और संक्रमणकालीन यानी टेम्पररी एंड ट्रांजिशन। ये टेम्पररी एंड ट्रांजिशन क्या था? तो जब हम टेम्पररी एंड ट्रांजिशन की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि यह अनुच्छेद अस्थायी है और इसको समाप्त कर दिया जाएगा। ट्रांजिशन क्या है? तो ट्रांजिशन है कि जब भारत का संविधान बन रहा है उस दौरान उसमें 370 जोड़ा जा रहा है
और इसके पश्चात यह कहा गया कि यह अनुच्छेद कब तक रहेगा, तो जब तक कि जम्मू कश्मीर राज्य स्वयं अपनी संविधान का निर्माण नहीं कर लेता है। और जब जम्मू कश्मीर राज्य अपने संविधान का निर्माण कर लेगा तो इसके बाद से यह अनुच्छेद समाप्त कर दिया जाएगा। समाप्त कैसे किया जाएगा, तो इसका तरीका बताया गया कि जो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा वहां के संविधान का निर्माण करेगी, वही संविधान सभा भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी और उसके बाद भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को हटा लेगा। ध्यान रखिएगा, उस अनुच्छेद को जोड़े जाने के दौरान यह बात कही गई थी कि भारत का राष्ट्रपति ही इसको हटाएगा क्योंकि अस्थायी है। और संक्रमण काल का अर्थ होता है दो के बीच की स्थिति। ये दो के बीच की स्थिति क्या है कि भारत का संविधान जब बन रहा तब, और जब 1956 में आकर के जम्मू कश्मीर का संविधान बना, इसके बीच की स्थिति संक्रमणकालीन थी। तो नौ आप स्थिति को समझ गए हैं। किंतु हुआ क्या, जम्मू कश्मीर का संविधान बन तो गया, बनने के बाद वहां की संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रपति से कोई सिफारिश नहीं की और वह भंग हो गई। उसके भंग हो जाने के पश्चात जाहिर सी बात है कि जब सिफारिश की नहीं तो भारत के राष्ट्रपति ने हटाया भी नहीं, और साथ ही साथ आगे चल करके एक नया अनुच्छेद 35A जुड़ गया। फिलहाल उसको हम साइड करते हुए मेन मुद्दे पर आते हैं। तो कुल मिलाकर के 370 पिछले 70 सालों से बना हुआ था। और जम्मू कश्मीर की सरकार का क्या पक्ष रहा है इसको लेकर के, तो जो भी वहां सरकारें आई वह 370 के साथ मजबूती से खड़ी थी, क्योंकि ऐसी स्थिति में वहां की जो सरकार है जम्मू कश्मीर की, वो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा सशक्त थी अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए। ऐसे में वह चाहती भी नहीं थी समाप्त हो, और उसने अपना तर्क दे रखा था कि जब संविधान सभा ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति 370 हटाएगा कैसे। इसी चीज का निदान 5 अगस्त 2019 को इतने लंबे अरसे के बाद कर दिया और उसी के खिलाफ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। खैर फिलहाल अब देखते हैं कि याचिकाकर्ता का क्या प्रश्न था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या निर्णय लिए। तो सबसे पहले याचिकाकर्ता का प्रश्न था कि क्या 370 स्थायी प्रकृति का था या अस्थायी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना निर्णय लिया। निर्णय वही दिया जो मैंने अभी बताया था कि संविधान बनते वक्त 370 में क्या चीज लिखा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, जैसा कि अनुच्छेद में लिखा भी गया है। तो यहां सुप्रीम कोर्ट का पक्ष सही रहा। अब उसके बाद दूसरा उस याचिकाकर्ता ने अपना प्रश्न पूछा था कि क्या जम्मू कश्मीर के पास आंतरिक संप्रभुता थी। तो इसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया कि जी नहीं, जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। उस याचिकाकर्ता की दलील देने का कारण क्या था। उसका पक्ष यह था कि केवल भारत 3 मामलों पर ही जम्मू कश्मीर पर निर्णय ले सकता था, बाकी अन्य मामलों पर जम्मू कश्मीर स्वायत्त था, अपने आंतरिक मामलों में आंतरिक संप्रभुता थी। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज किस पॉइंट से किया कि जब जम्मू कश्मीर का संविधान का गठन हुआ, संविधान बना, तो उस संविधान में कहीं पर भी जम्मू कश्मीर को आंतरिक या बाह्य रूप से संप्रभु नहीं ठहराया गया है। तो जब वहां के संविधान में ही नहीं ठहराया गया है तो इसका अर्थ है कि वहां पे जो संप्रभुता शब्द पहुंचा वह भारत के संविधान से पहुंचा और वह भारत के अभिन्न अंग के रूप में ही है। तभी वहां के संविधान निर्माताओं ने उसके संविधान में संप्रभु शब्द का जिक्र नहीं किया। नेक्स्ट, अब तीसरा प्रश्न क्या था। तीसरा प्रश्न था कि राष्ट्रपति शासन के किन कार्यों को चुनौती दी जा सकती है। अब प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है या किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो वहां पर क्या चुनौती दी जा सकती है तो किन परिस्थितियों में। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ निर्णय लिया, या संवैधानिक पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति शासन यह राष्ट्रपति का संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। अब उसको चुनौती किन परिस्थिति में दी जा सकती है, तो कोई भी याचिकाकर्ता चुनौती तभी चुनौती दे सकता है जब वो यह साबित करे या यह कहे कि राष्ट्रपति शासन किसी द्वेष से या ईर्ष्यावश या शत्रुतापूर्ण कारणों से लगाया गया है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से उत्तर मांगेगा और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि यह साबित करे कि राष्ट्रपति शासन किसी द्वेषिक कारणों से नहीं लगाया गया है, बल्कि आंतरिक हालात को सुधारने के लिए लगाया गया है। यदि सुप्रीम कोर्ट इससे संतुष्ट होता है तो राष्ट्रपति शासन जायज है। और जम्मू कश्मीर वाले इस मामले में जो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है वर्तमान में, यानी कि जब 5 अगस्त को हट गया 2019 को, उसके बाद से वह जायज है, किसी द्वेष के कारण नहीं लगाया गया।
अब याचिकाकर्ता का चौथा प्रश्न था कि क्या राष्ट्रपति की ओर से दिए गए आदेश वैध हैं, यानी कौन से आदेश। तो पहला आदेश 370 समाप्त करने का और दूसरा आदेश उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने का। तो राष्ट्रपति ने किया क्या था 5 अगस्त 2019 को, तो उन्होंने एक सीओ 272, सीओ का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 273 का सहारा लेते हुए अनुच्छेद 370 को एब्रोगेट किया। साथ ही साथ सीओ यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 का सहारा लेते हुए संविधान के अनुच्छेद 367 में भी कुछ परिवर्तन किए। 367 में क्या परिवर्तन था, तो जैसा कि मैंने बताया था कि मूल 370 में यह चीज जुड़ा गया था कि वहां के संविधान बन जाने के पश्चात जम्मू कश्मीर का वहां की संविधान सभा भारत के राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करेगी कि 370 को हटा लिया जाए, किंतु संविधान सभा भंग हो गई थी। तो इसके जरिए संविधान सभा शब्द को विधानसभा शब्द से हटाया गया, यानी कि इस राष्ट्रपति आदेश में कहा गया कि अब चूंकि संविधान सभा ही नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में उसको हटाने का कार्य, सिफारिश का कार्य वहां की विधानसभा करेगी। तो इसको चुनौती दी गई थी इस मामले को लेकर के। तो अब प्रश्न यहां पे यह था कि क्या राष्ट्रपति आदेश से संविधान में कोई संशोधन किया जा सकता है उस याचिकाकर्ता की दलील के अनुसार। तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने निर्णय लिया कि नहीं, ये बिल्कुल जायज नहीं है कि राष्ट्रपति इस आदेश से कोई संविधान में संशोधन हो। और मैंने आपको क्लासेस में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है कि संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास है, ना कि राष्ट्रपति के पास। और उसका फार्मूला सिर्फ एक ही है कि एक ही सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत से यदि कोई आदेश पारित होता है तो ही संविधान संशोधन माना जाएगा या संविधान में कोई परिवर्तन किया जा सकता है। फिर अब प्रश्न है कि ये सीओ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर होता है कि संविधान की किसी व्याख्या में किसी छोटे मोटे बिंदु को डील करने के लिए भारत का राष्ट्रपति फैसला ले सकता है। तो खैर सुप्रीम कोर्ट यहां पर जो 367 में परिवर्तन किया गया है इसको जायज नहीं ठहराया है, फिर भी सरकार का साथ दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या था कि यदि प्रोसेस में कोई अगर गड़बड़ी हो रही है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उससे ध्येय पे कोई प्रभाव पड़ेगा। और ध्येय क्या था कि 370 टेम्परेरी था, भारत का राष्ट्रपति उसको हटा सकता था। तो जाहिर सी बात है यहां पर भी 370 पे भारत के राष्ट्रपति ही हटा रहा है। गौर से समझते रहिएगा कि भारत का राष्ट्रपति ही 370 हटा रहा है। और 370 बनते वक्त कहीं से भी यह नहीं कहा गया था कि भारत की संसद संशोधन करके 370 को हटाएगी। वहां सीधे सीधे कहा गया था कि राष्ट्रपति आदेश से हटेगा। तो जाहिर सी बात है 370 को राष्ट्रपति आदेश से ही हटाया गया, जैसा कि मूल संविधान में लिखते वक्त कहा गया था। अब देखिए उस अपीलकर्ता की अगली दलील क्या थी कि क्या किसी राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा, क्या इससे संघीय ढांचे का उल्लंघन नहीं होगा। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने मौन धारण कर लिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया और साथ ही साथ भारत सरकार को आदेश दिया कि आप जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करें और वहां पर चुनाव कराएं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 30 सितंबर 2024 अंतिम तारीख तय कर दी। बातें समझ में होंगी। इनकी 5वें प्रश्न का सुप्रीम कोर्ट ने की संवैधानिक पीठ ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देते हुए सरकार को तुरंत उस केंद्र शासित प्रदेश वाले आदेश को वापस लेने और चुनाव कराने का या राज्य का दर्जा बहाल करने का आदेश जारी किया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट यहां पर सरकार के एक मत के साथ है कि लद्दाख वाले क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश रहेगा और जम्मू और कश्मीर वाला जो क्षेत्र है उससे ही राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो आप मैप में ध्यान से देख सकते हैं कि जम्मू कौन सा है, कश्मीर कौन सा है और लद्दाख कौन सा है। ध्यान रखेंगे जो थोड़ा सा धुंधले वाले क्षेत्र हैं वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है तथा ऊपर वाला गिलगिट बाल्टिस्तान है। फिलहाल हालांकि ये सारे फैसले 370 का पूरे जम्मू और कश्मीर पॉलिटिकल पे लागू होगा, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो जो भारत अधिकृत जम्मू एंड कश्मीर है उस पर ही सरकार कोई यह निर्णय ले सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात आसानी से समझ में आ गई होगी। हालांकि
इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न था कि जब 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने या भारत के राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर का यह दर्जा छीना, तो कौन कौन से देश भारत के साथ थे, कौन कौन से देश भारत के खिलाफ थे, कौन कौन से देश न्यूट्रल थे। तो जो भारत के साथ देश थे 370 हटाए जाने के दौरान, वह था बांग्लादेश, जो कि एक मुस्लिम राष्ट्र है। उसने भारत का साथ दिया और इससे भारत का आंतरिक मामला बताया। दूसरा था भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका, उसने भी ऐसा ही फैसला लिया। और तीसरा था मालदीव। ध्यान रखेंगे ये 3 देश भारत के साथ थे। अब भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा था? तो पाकिस्तान के साथ खड़ा था चीन, दूसरा खड़ा था तुर्की। ध्यान रखेंगे चीन और तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़े थे, और चौथा खड़ा था इंडोनेशिया। अब अगली चीज कि कौन से देश न्यूट्रल थे उस दौरान, कि ना भारत के साथ खड़े थे ना पाकिस्तान के साथ खड़े थे। तो इसमें से सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण देश था इस्लामिक राष्ट्र सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया ने इसमें न्यूट्रल स्थिति अपनाई और कहा कि दोनों इस मुद्दे को शांतिपूर्वक हल करें। दूसरा भी इस्लामिक राष्ट्र था ईरान। ईरान ने भी इसमें न्यूट्रल स्थिति अपनाए रखी और कहा कि दोनों देश इस पे शांतिपूर्ण फैसला ले। और तीसरा था संपूर्ण विवाद का एक दौर में जड़ रहा यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन भी इसमें न्यूट्रल रहा। तो आप ध्यान रखेंगे, इसको भी याद कर लीजिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और हाल के वर्षों में प्रश्न पूछे जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अनुच्छेद 370 की समाप्ति समझ में आ गई होगी। यानी अब यह राजनीति इतिहास बन चुका है। फिलहाल यह बहुत कम शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश की, और क्लास लेक्चर में मैंने कश्मीर इश्यू को काफी बारीकी से समझाया था। 370 और 35A 3 से 4 लेक्चर आप स्वयं लिए थे। फिलहाल यह करंट अफेयर्स की घटना थी और सोमवार को लिया गया निर्णय है, इसलिए मैंने इसको आपके बीच में रखा है ताकि आगामी एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल इसी के साथ मैं इस मुद्दे को समाप्त करता हूं, फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।